राज क्या भागवन, इस रात उस इंसान का सच सबके सामने लाऊंगा। अगले दिन मैं अपनी नौकरानी को यह कहकर घर पर रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को वो दूध पिला दिया और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छुप गई और वहाँ कमरे की लाइट के बटन लगे थे। रात को काफ़ी देर बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड के दूसरे तरफ बैठ गया कि मैं फ़ौरन से लाइट जला दी। और जब मैं उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरा देवर था। तो क्या पिछले एक माह से मेरे कमरे में वहीं आ रहा था। वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई यूं ही मेरे कमरे में आते हुए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मैं अपने पति को नहीं देख सकी, क्योंकि वो रात को जब आते तो लाइट ऑफ करके कमरे में आते हैं और सुबह मेरे उठने से पहले घर से निकल जाते हैं। ये राज जानने के लिए एक दिन अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया और खुद कमरे में छुप गई। जब लाइट जले तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आँखों को खोलने पर मजबूर किया था। मैं पिछले 4 घंटे से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार शुरू हो चुका था। जब यूं ही जमाई लेते हुए घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 1 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। आज तो मेरी सुहाग रात थी। मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैं अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। कुछ हमारे ख़ानदान में रस्में भी थी। शादी से पहले लड़का और लड़की की फ़ोटो भी नहीं दिखाई जाती थी। बस छोटी बहन से सुना था कि मेरा दूल्हा बहुत ही प्यारा है। खुद दिल में सपने बोलने लगी थी। इस रात का इंतज़ार तुम ना जाने मुझे कब से था, और मुझे जब लाकर इस कमरे में बैठाया गया तो मैं बहुत डरी सहमी थी। मगर 4 घंटे बैठने के बाद न सिर्फ मेरे कमर दर्द कर रही थी, बल्कि जमाई ले मेरी सारे सपने और ख्वाहिश भी ख़त्म हो चुके थे। एक बार तो सोचा कि उठ के बाहर जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मेरा पति कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा।
जब नींद में बहने लगी तो मैं यूं ही बैठे बैठे बेड के क्राउन से टेक लगाकर सो गई और इंतज़ार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाकर आँखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैला हुआ चुका था। मैंने सहमकर कहा कि कौन है, मगर पैर के चप्पल की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मैंने सकपकाकर बोली कि सुनिए जी, क्या ये आप हैं? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। तभी गला खखार कर एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, मैं हूँ आपका पति। इतना सुना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी उस वक्त मेरे कमरे में मेरा पति ही आ सकता था है। ऐसे लगता था जैसे पति की आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान वहीं दम तोड़ गए हो। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर एक बात की हैरानगी थी कि आखिर पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। अगर लाइट चली गई तो मोमबत्ती या टॉर्च की ही कमरे में ले आते। मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश कर रही थी कि जब मुझे एक मर्दाना साया या अपनी तरफ आते हुए नज़र आया। पति मेरे सामने आकर बैठा और कहने लगा कि माफ़ कीजिएगा, बाहर दोस्तों में गपशप लगाते हुए वक्त का पता नहीं चला। आप तो जानती हैं कि ऐसे मौके पर दोस्त का कहाँ जाने छोड़ते हैं। आप काफ़ी थक गई होगी। मुझे लगता है आपको सोना चाहिए। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बात करते हुए बहुत अटक रहा था। उसके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि उन्हें अटक अटक कर बोलने की बीमारी थी। वो तो यूं ही बात कर रहे थे जैसे जिससे शर्मा रहे हैं। उन्हें मुझे शर्म आ रही हो। मर्द होकर उनका मुझे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर गया। फिर याद आया कि छोटी बहन ने भी बताया था कि दीदी आपके मंगेतर बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मेरे पति से कहा कि आपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है एक औरत शादी की रात बस अपने पति के लिए ही तो सजती संवरती है, ताकि उसका पति उसे देखकर उसकी तारीफ करे।
मेरी बात सुनकर पति कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा कि मैं तो आपको जी भर के देख लिया था। जब आपको मेरे पास लाकर बैठाया गया था, आप बहुत खूबसूरत हैं और हमारे यहाँ एक रस्म है, मुझे पर किसी ने जादू करवाई थी ताकि मेरी शादी ना हो सके। इसलिए पंडित जी ने बताया कि तुम्हें कुछ दिन तक रात को अंधेरे में पत्नी के पास जाना है। मुझे यह बात बड़ा अजीब लगी थी, मगर उस वक्त मैं इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहले ही रात में किसी वहम में नहीं पड़ना चाहती थी। उससे मैंने रात में सोने के लिए लेटी तो मेरा पति ही लेट चुका था। दिल में एक ख्वाहिश थी कि पति का चेहरा देखूं। आखिर वह मेरा पति बन चुका था। जब वह बारात लेकर हमारे यहाँ आए थे, तभी उनके चेहरे पर सेहरा बांधा गया था, जिसने फूलों की लौड़ियों में मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया था। रात गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो यह रात भी गुजर जाने दो, चंद्र घंटे की तो बात है। सुबह होते ही मैं अपने पति को देखूंगी। मैं पति के पहले मैं सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं मुस्कुराकर बैठ के दूसरे तरफ देखा। मैं चौंक कर उठ बैठी, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर तो मेरा पति ही नहीं था। वॉशरूम भी खुला था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो मेरी सास परेशान सी बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हरार मुस्कुराहट छा गई, मगर उन्होंने कुछ पढ़ते हुए मुझे इशारों से अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गई और साथ साथ आसपास अपने पति को भी देख रही थी कि वह कहाँ चले गए। मैं सास के पास गई तो उन्होंने फौरन मुझ पर फूंक मार दी। शायद वह कुछ पढ़ रही थी और वह मेरे लिए ही पढ़ रही थी, जो उन्होंने मुझ पर पढ़ाकर उनका था। यह देखकर मुझे पति की बात याद आने लगी। शायद ये मेरे और पति के लिए ही था। लगता था सचमुच में उन पर कोई जादू हुआ है। तभी तो सास भी मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी। मैंने उनके पास बैठकर ही सवाल किया, वो कहाँ हैं? मुझे तो कहीं कमरे में नज़र नहीं आए। तो सास दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा वो काम पर जा चुका है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे और ऑफिस
का वक्त 9 बजे से शुरू होता है। फिर 7 बजे वो कैसे चले गए? सास मेरी नज़रों को देखकर सवाल समझ चुकी थी और कहने लगी कि बेटा, उसके काम का कोई पता नहीं। वो दोस्त के साथ मिलकर कारोबार करता है और दिल चाहे तभी घर से चला जाता है। तुम नाश्ता कर लो। मुझे ये बात बड़ी अजीब सा लगी। मेरा दिल चाहा सास से पूछूं, क्या पति की शादी में मर्जी नहीं हुई थी ना, कि रात को उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही वो चेहरा दिखाए। कैसे चले गए भला? कोई आदमी शादी के अगले ही दिन भी काम पर जाता है। मैं इस सोच में गुम थी कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैं उठकर देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। मेरे साथ मुस्कुराकर कहने लगी कि बेटी, यह तुम्हारा देवर है। मैंने सरसरी नज़र दौड़ाकर उसको नमस्ते किया तो वो आँखों से ही जवाब देकर कहा, वहाँ से बाहर चले गए और सारा दिन भी यूं ही गुजर गया। मैं नोट किया कि मेरी सास काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, जबकि वह तो मिजाज की बहुत अच्छी औरत थी। हमारा रिश्ता होने के बाद वो कई बार हमारे घर आई थी। मैंने उनके चेहरे पर कभी उदासी देखी ही नहीं थी। थोड़ी देर में भी वह बहुत खुश मिजाज थी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो सास बहू में खूब जमेगी, मगर वो तो मुझसे बात भी कोई ख्यालों में डूबी हुई कहती थी। मैं जब बुलाती तो ख्यालों से निकलकर मेरी तरफ देखने लगती। इस घर में मेरे पति, सास के अलावा एक मेरा देवर भी था। हम 4 लोग ही यहाँ पर रहते थे। मैं अपने पति के आने की राह देख रही थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सच संवर कर बैठी हुई। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर अभय खड़ा था। वह मुझे यूं ही खड़ा देखकर हड़बड़ाते हुए नज़र चुरा लिया। मैंने भी उसे नमस्ते किया और वापस अंदर आ गई। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नज़र घड़ी पर जा रही थी। न जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया। देवर भी वहीं खाना खा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह मुझे चोरी चोरी देख रहा है। मैं जब उसके तरफ देखा तो वो बौखलाकर नज़र ही बदल दिया और फिर आधा खाना छोड़कर घर
से चला गया। मेरे दिमाग में बहुत सवाल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठी सोच रही थी कि आखिर वजह क्या थी। दिल घबराने लगा तो बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी। आँखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी। वह मुझसे नफ़रत करते थे या फिर उनके दिल में कोई और था। मैं अभी यूं ही खड़ी रो रही थी कि तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी जिसे मैं यूं ही जलाता छोड़ा और फिर कमरे में चली आई। संतोष दूसरी तरफ मुंह किए बैठे थे। मैं आज हर बात क्लियर करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। मेरा कंधा पति के कंधे के साथ लग गया तो वह फौरन मुझे इतना दूर हुआ कि उनका कंधा दोबारा मेरे कंधे के साथ न लग सके। मैं पति से हर बात क्लियर करना चाहती थी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पति की तरफ देखा और डरते डरते पति का हाथ थाम लिया। मेरी हाथ महसूस करते ही फौरन संतोष ने अपना हाथ छुड़वाया और उठ खड़े हुए दूसरी तरफ मुंह मोड़ के कहने लगे, जो भी बात करनी है जल्दी करें, मैं बहुत थका हूँ, मुझे नींद आ रही है। पति की बात मेरे आँखों से आंसू ले आया था। मैं बोली कि क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? पति फौरन गला खखारकर बोले कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, वह मेरी एक मजबूरी है। न ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ और न ही मेरे पास वक्त है जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें शुरू करूं। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर ये कौन सी मजबूरी थी कि मेरा पति मुझसे दूर भागे और मैं उसके पास आने की कोशिश करती रहूं। उस दिन के बाद कई दिन यूं ही गुजर गए और सारी रात मैं यूं ही गहरी नींद में सोती कि मेरा आँखें फिर सुबह ही जाकर खुला करती। सारा दिन पति घर से बाहर रहता था और दूसरी तरफ मुझे न जाने क्यों यह महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी की नज़रों में हूँ। लेकिन जब मैं इधर उधर देखने लगी तो कोई नज़र नहीं आया। एक बार मैं शाम की चाय बनाकर
अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुन कर वह वहीं रुक गई। वह शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बार बार वह एक ही शब्द दोहरा रख रही थी। पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उसकी विनती कर रही थी। न जाने मेरे सास को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैं जब उनके कमरे की दरवाजे खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो फ़ोन बंद करके अपनी आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछा तो वो कहने लगी कि उनका भाई है, उनसे नाराज़ है। कई साल हो गए हैं उनसे सीधे मुँह से बात ही नहीं कर रहा था। नहीं कभी उसने मिलने आता। वो उसकी फ़ोन पर रो रो कर विनती करती है। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर उदास हुआ था, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई, मैं दंग रह गई कि चंद दिन बाद ही सास की बहन हमसे मिलने आ गई। मुझसे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी हमारे साथ खाया। मैंने ये अगले दिन मेरी सास अभी सो रही थी कि मौसी जाग गई। मैं किचन में अपनी यह नाश्ता बना रही थी, तभी मौसी भी वहीं आ गई। मुझसे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूं। मैं उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने लगी, संतोष नज़र नहीं आ रहा क्या? अब तक सोया पड़ा है। कल से मैं आई हूँ, उस लड़के को मिले ही इच्छा नहीं हुई। मैंने कहा, वो सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। कहने लगी, चलो सुबह चला जाता है तो रात को वापस कब आता है? मैंने कहा, वह बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर मौसी खामोश हो गई, फिर अपनी चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपनी सास की आवाज़, भाई का ख्याल आया तो मैंने भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा, आपके भाई साहब किस बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि रोज़ मेरी सास उनसे विनती करती है, लेकिन वो हैं अपनी बहन पर ज़रा भी तरस नहीं खाते। मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गई। कहाँ, कौन सा भाई? हमारा तो कोई भाई ही नहीं। हम बस दो बहनें ही हैं। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। अगर मेरी सास का कोई भाई नहीं था तो वो रो रो कर उसे विनती करती कि वो वापस आ जाए, एक बार उनसे मिल ले। मौसी भी नाउम्मीद हो गई थी और मेरी सास कहने लगी कि अभय उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, क्यों? तो वह कहने लगी, उसकी मर्जी नहीं। मैंने कहा, अगर मर्जी नहीं थी तो इतने साल से क्यों
बातें जोड़ रखी, पहले ही इनकार कर देता। मेरी सास कहने लगी कि यह बात मैंने अभय से भी कही है। मैं अपने दोनों बेटों के हाथों पर बहुत दुखी हो चुकी थी। दोनों की मर्जी के मालिक हैं, यह कहकर वो रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। तंग तो मैं भी अपने पति से आ चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उनके सामने हूँ, इसलिए उन्हें मेरी एहसास नहीं हुआ है। क्यों नहीं कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके चली जाऊँ ताकि उन्हें मेरी कदर हो। इसलिए एक दिन जब दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो अपनी सास से पूछी और चली गई और सोचा कि अपनी माँ से भी तो जाकर पूछूं कैसे मर्द से मेरी शादी करवाई है जिसने अभी तक अपना चेहरा अपनी पत्नी को ही नहीं दिखाई। मैंने तो जानती ही नहीं थी कि वहाँ पहुँचे मुझे कैसे धक्का लगने वाला है। जब मायके के दरवाजे पर पहुँची तो तभी एक कोरियर आया। वह हमारे घर के बाहर था। मैंने उसे बोला किसका पेपर आया और टटोलकर देखने लगी। उस पेपर पर तो मेरा ही नाम लिखा था। जब बोलकर मैंने देखा अंदर मौजूद पेपर पड़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी मम्मी के घर जाकर अपने कमरे में चली गई। सारा दिमाग सोचने समझने में लगाई थी कि सब कुछ खत्म हो चुका। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था। जो पेपर मेरे हाथ में थे वो देखकर मुझे हकीकत मुझ पर खुली थी। मैं चटरा कर रह गई। पूरे दिन मैं अपने घर ही बैठी रही। मैं अपनी छोटी बहन से कहा वह मुझे मेरे पति का फ़ोटो दिखाए जो कि शायद उनके शादी के मौके पर खींची गई थी, क्योंकि मैं तो अब तक अपने पति को नहीं देखा था। मेरी बहन ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई जो खाना खाते वक्त लगी हुई थी। वो बहुत अच्छा और नौजवान लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मायके में नहीं बताना चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही अपना ससुराल चली गई। मुझे सच्चाई को सामने लाना था। रात को फिर से वह इंसान मेरे कमरे में आया था जो पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर कमरे में आता था और सुबह होते ही चला जाता था। ये कौन था जो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था। आज मैं खुद यह चाहती थी कि वो कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी वो मेरा पति नहीं। फिर भी मैं सच जानने के लिए उससे पूछा कि मैं मायके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया। मेरे सवाल पर वो हड़बड़ाकर कहने लगे, जाहिर है आप मेरी पत्नी हैं।
मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे आपको देखना है। आज मैं शादी की फ़ोटो में आपको देखा था। वो मेरी बहन ने खींची थी, इसलिए दिल में आया कि 1 महीना गुजर गया है, मैं आपको क्यों न देख लूँ। मैं नहीं मानती ऐसी किसी जादू को। अब आप खुद लाइट जलाएंगे या मैं जला दूँ? वो कहने लगे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है और आप इस इलाज को सच मानती हैं या झूठ। लेकिन मैं ये इलाज करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे रोज़ यूं ही तंग करेंगी तो मैं आज के बाद आपके कमरे में भी नहीं आऊँगा। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। मैं अगले दिन उनसे कुछ ना बोली और फिर से मेरी कमरे में सोने लगी। लेकिन उनके सोते ही मैं सोफे पर जाकर सो जाती थी। मैं सोच रही थी, इस रात उस इंसान का सच सबके सामने लाऊंगा। अगले दिन मैं अपनी नौकरानी को यह कहकर घर पर रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई इतराज़ नहीं किया था। रात को मैं नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को वो दूध पिला दिया और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छुप गई और वहाँ कमरे की लाइट के बटन लगे थे। रात को काफ़ी देर बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड के दूसरी तरफ बैठ गया कि मैं फ़ौरन से लाइट जला दी। और जब मैं उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरा देवर था। तो क्या पिछले 1 माह से मेरे कमरे में वहीं आ रहा था। वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई यूं ही मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वह पेपर अलमारी से निकालकर उसके मुंह पर मार दिया और रोने लगी। वो पेपर डिवोर्स के पेपर थे, जिसमें खत भी मौजूद था, जिस पेपर पर लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था। लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय करा दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा तुमसे विवाह करवा दिया। लेकिन मैं शादी की रात ही भाग गया था और अब तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ।
ताकि तुम जिससे चाहो शादी कर लो। उस वक्त मैं चकरा कर रह गई थी कि जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया था तो कौन मेरे कमरे में आता है और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैं उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोर कर रख दिया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं जो कुछ किया अपनी माँ के कहने पर किया, क्योंकि संतोष भाई शादी की रात ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर यह बात फैल गई तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने को कहती है ताकि आपको इस बात का शक न हो जाए और बात मुट्ठी ही रह जाए। लेकिन मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जाने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स दे चुका है, इसलिए मेरा घर में कोई रिश्ता नहीं। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। मगर कुछ माह बाद मेरी सास हमारे घर आ गई और उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता अभय के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अब अगर अपनी बेटी की शादी की तो आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे का है या मेरा, और सज़ा आपकी बेटी को क्यों काटने पड़े। मैं संतोष से बहुत विनती की कि वह वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। मेरे मम्मी पापा ने मेरा विवाह अभय से करवा दिया। सच ही कहते हैं, एक औरत ही औरत का घर बर्बाद भी करती है और आबाद भी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।